एक तो ये समझना है कि जब ईगो हर्ट होती है तो एक्चुअली बहुत बहुत बुरा लगता है। वो हर चीज डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहती है बात की, फिर बात वही कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, वहां पे आके अटक जाती है। क्लैश क्यों होती है? ईगो क्लैश होने के बहुत सारे रीजन है। देखिए, एक तो ये कि आपका कंट्रोलिंग नेचर है। लेट्स से हस्बैंड जहाँ जा रहा है बता के जाए, क्या कर रहा है बता के करे, कहाँ गया है बता के जाए, कब आएगा बता कर आए। आपकी लाइफ में कोई दिन बुरा घटा है, उसे आप ही याद कर सकते हो, वो दिन दोबारा नहीं घटेगा। जब हम बात करते हैं, जब दोनों कपल मींस कपल ग्रो कर रहा है ना, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये अपनी जर्नी पर चल रहे हैं और डेफिनेटली सबके अपने अपने गोल होते हैं। लेकिन ना कई बार ना इस दौरान जब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप के साथ में लेकर चल रहे होते हैं, बहुत सारी ना ईगो क्लैशेस होते हैं। मतलब ये तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, उन्होंने ऐसा बोला, वैसे बहुत सारे कारणों की वजह से होते होंगे। तो ईगो क्लैशेस को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक तो ये समझना है कि जब ईगो हर्ट होती है तो एक्चुअली बहुत बहुत बुरा लगता है। तो और ईगो जब हर्ट होती है तो अगेन सेम चीज कि जब जो मेल होता है वो विड्रॉल कर लेता है, उसे बात ही नहीं करनी, उसे सिचुएशन में, उसे उस कमरे में रहना ही नहीं है। या तो वो लड़ाई करके निकल जाएगा या वो लड़के निकलेगा, बट उसे उस सिचुएशन में नहीं रहना, वो अपने आप को खींच लेता है। बट सिमिलरली फीमेल वांट्स टू टॉक, वो हर चीज डिटेल में एक्सप्रेस करना चाहती है बात की, फिर बात वही कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, वहां पे आके अटक जाती है। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि एक दूसरे को स्पेस देने की बहुत जरूरत है। ईगो हर्ट का मतलब ईगो क्लैश क्यों होती है? ईगो क्लैश होने के बहुत सारे रीजन है। देखिए, एक तो ये कि आपका कंट्रोलिंग नेचर है। लेट्स से फीमेल वांट्स की हस्बैंड जहाँ जा रहा है बता के जाए, क्या कर रहा है बता के करे, कहाँ गया है बता के जाए, कब आएगा बता कर आए। क्यों? उसकी लाइफ का अपना एक स्पेस है। वो घर से बाहर निकला है, वो काम करने के लिए निकला है, राइट? अब वो काम में दिमाग लगाने की बजाय वो सारा दिन यही मैसेज करता रहे, कॉल करता रहे कि हाँ मैंने खाना खा लिया, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, हाँ तो वो मेरे बाबू ने खाना खाया, इस तो उसके पास टाइम नहीं है और आपको नहीं पता वो किस सिचुएशन में है, राइट? हो सकता है अगेन बॉस की डांट खा रहा हो या कुछ हो, तो वो समझने की जरूरत है। फीमेल्स के साथ क्या है कि फीमेल्स अगर वर्किंग है या नॉन वर्किंग भी है, तो आप उनको, अगर वर्किंग है तब भी आप उनको ये एहसास मत दिलाओ कि आप कुछ नहीं हो, आपका कुछ नहीं है। वो घर में काम कर रही है तब भी आप उसको ये मत करो कि आप कुछ नहीं करते, आपसे कुछ नहीं होगा। तो वो ईगो पहली बात तो हर्ट नहीं करनी। एक ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है जब जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज इंटरडिपेंडेंट। आज की लाइफ क्या हो गई है? सेल्फ डिपेंडेंट। और ये मैं भी बोलती हूँ, आई ऑल्सो से दिस कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ अगर रिलेशनशिप में सिर्फ आप मान लीजिए एक कमरा है, दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, तो कब तक नहीं झगड़ेंगे, कब तक ईगो क्लैश नहीं होगा? तो जो रिलेशनशिप है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी का है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप थोड़ा इंटरडिपेंडेंट भी होना चाहिए कि कुछ काम आपके हैं वो आप ही करोगे, कुछ काम मेरे हैं वो मैं ही करूंगी। तो जब ये वाली ट्यूनिंग बनी रहती है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता है। तो ये नहीं कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मैं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बैंक जा सकती हूँ, मैं सामान खरीद के ला सकती हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ, मैं घर भी देख सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जहाँ ये आ गया ना जरूरत नहीं है, फिर रिलेशनशिप बचेगा नहीं, तो वो ईगो वहां भी क्लैश हो गई। दूसरा हो गया कि आप मेरे लिए चॉइस हो, कि आप मेरे लिए चॉइस हो कि आपका नहीं बन रहा तो मैं बाहर जाके आई हैव फ्रेंड्स, आई हैंग आउट, आई डू दिस, आई डू दैट। तो पहले तो वो ईगो के कारण समझने हैं। फिर ईगो को कैसे क्लैरिफाई करना है या ईगो को कैसे रिजॉल्व करना है, उसका सबसे अच्छा रीजन ये है कि आप समझो कि वो स्पेस कहाँ देना है। और दोनों पार्टी को अपना अपना स्पेस चाहिए, मेल को अपना स्पेस चाहिए, फीमेल को अपना स्पेस चाहिए, तो आप वो स्पेस देना सीखे। बट ये नहीं लगता कि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम किसी को स्पेस नहीं दे रहे तो उसका एक प्राइम कारण इनसिक्योरिटी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? इमोशनल जब इनसिक्योरिटी वाला आता है ना, तो वो इमोशनल लव टैंक खाली है। और ये इमोशनल लव टैंक अगेन फीमेल्स का ज्यादा खाली होता है, मेल्स का भी होता होगा। और ये कब से खाली है? ये बचपन से खाली है। तो वो जो इमोशनल टैंक होता है ना, इमोशनल लव टैंक होता है, वो बचपन से खाली है। अगर उसे अपने डैड का प्यार नहीं मिला, उनकी अटेंशन नहीं मिली, तो शी इज लुकिंग द सेम लव एंड सेम अटेंशन टू द पार्टनर, बिकॉज उसे बचपन से वो उसका इमोशनल लव टैंक खाली है। सो बहुत खूबसूरत बात बोली गई है, अगेन दिस इज इन 5 लव लैंग्वेजेस में, कि ये जो इमोशनल लव टैंक है ना, ये भरा हुआ होना चाहिए। और अगर ये मेल का खाली है तो उसका भी वो देख रहा है, राइट? इनसिक्योरिटीज आएंगी। पहले तो वो समझना है कि वो जो लव टैंक है ना, वो अपना फुल रखो, राइट? वो खाली नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको वो भी समझना है कि आपको कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ नहीं करना। बैंक में आप जितने पैसे डिपॉजिट करते हो उतने ही विड्रॉ कर सकते हो या कम कर सकते हो। आप 1000 रुपए डिपॉजिट करके 2000 विड्रॉ नहीं कर सकते। रिलेशनशिप पे भी आप जितना डिपॉजिट कर रहे हो उससे कम विड्रॉ कीजिए, राइट? हम डिपॉजिट कर नहीं रिलेशनशिप में और विड्रॉ करे जा रहे हैं, तो वहां पे इनसिक्योरिटीज आती है। जब इनसिक्योरिटीज आती है तो जो ट्रस्ट जो चीज है ना, ये बहुत फ्रेजाइल है, ये बहुत मुश्किल से आता है, तो इसको वक्त लगता है इसको समझने में, राइट? बट जब ये एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ने में टाइम लगता है। बट क्या काम किया
जा सकता है इस पे? बिल्कुल काम किया जा सकता है, राइट? इनसिक्योरिटीज कहाँ है? जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फोन नहीं देख, फोन के लॉक लगे हुए हैं, फोन के लॉक लगे हुए हैं, राइट? फोन के लॉक लगे हुए हैं, या आप सुबह से शाम हो गई, आप बता ही नहीं रहे घर में। ओके, आप काम पर हैं, आप नहीं बता पा रहे हो कि आप कब तक आओगे या क्या है। आप बीच में कोई भी, मैं पूरे सेम डे मैसेज नहीं बोल रही हूँ, बट दिन का कोई भी एक टाइम, आप वॉशरूम भी जा रहे हो, जस्ट मैसेज दैट आई एम स्टक इन अ मीटिंग, मैं शाम को मिलता हूँ। या फीमेल कहीं बाहर ये गई, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ईगो का भी पार्ट है कि जो लोग जबरदस्ती निभाना ही नहीं चाह रहे हो रिलेशनशिप को। बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, राइट? जैसे आपने बोला फोन के लॉक हैं, या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फाइनेंशियल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस, ये बहुत मेजर, लाइक यू सेड लास्ट टाइम, जॉब ने बोला था कि तेरा पैसा मेरा पैसा, बट मेरा तो मेरा ही। ये एक्चुअली मतलब मैं ये देख रही हूँ, मेरे को कमेंट्स भी आए, बहुत लोगों ने मेरी बात से अग्री नहीं किया, बट ये है, मैंने देखा है कि तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा। फाइनेंसेस जो डिसएग्रीमेंट होती हैं, जो फाइनेंसेस इशू होते हैं, वो बेसिकली फाइनेंसेस डिसएग्रीमेंट पे। अब क्या इसमें क्या समझना है? पहला, इस जो फाइनेंसेस की बात आती है कपल्स में, अगेन थिंग्स शुड बी ट्रांसपेरेंट, राइट? अब आप आ कुछ रही है, सैलरी घर में बता कुछ और रहे हो, ये नहीं चलेगा, राइट? सिमिलरली फीमेल जो अपना अकाउंट्स नहीं दिखा रही, या उन्होंने कुछ फ्रीलांसिंग करी है तो कहीं और से भी आया, कहीं और से भी आया, कहीं और से भी आया, तो वो घर में नहीं बता रही है। मैंने अपनी फैमिलीज में बहुत जगह ऐसा देखा, दे आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग। तो पहला, कपल्स को बैठ के पहले तो डिस्कशन ओपन होना चाहिए। अब जो फाइनेंशियल जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, दैट शुड बी ओपन, और वो मिलके होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि मेल करे जा रहा है और फीमेल को पता ही नहीं है कि वो कहाँ म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, कहाँ SIP में डाल रहे हैं, कहाँ किस में डाल रहे हैं, कहाँ किस में डाल रहे हैं। ये साथ में बैठ के करने की जरूरत है, राइट? अब इसमें बस एक चीज क्या समझनी है कि फीमेल्स भागती है इससे, राइट? जहाँ फाइनेंसेस की बात आती है वहाँ फीमेल्स भागती हैं। अब अगेन पेशेंस का यहाँ भी रोल है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब एक वाइफ या एक लाइफ पार्टनर, लेट्स से, या आपकी गर्लफ्रेंड, जो भी आप बोलो, वो गाड़ी सीखने शुरू करेगी ना, तो मेल नहीं सिखा पाते, करेक्ट है? और गलती से भी हल्का से भी गड़बड़, एक तो वैसी डरी हुई बैठी है, राइट, कि उसको कार चलानी है, और जरा सी भी हल्की सी गड़बड़ हुई तो लाइक ऐसे करो, मिरर ठीक करो, ठीक है, ये करो, इसको गियर डालो, तुम्हें एक्सेलेरेटर और ब्रेक का फर्क नहीं पता। अब वो वहाँ पे घबरा जाती है। फिर वो एंड में क्या बोलता है मेल कि तुम ना जाके ड्राइवर से ही सीखो, मेरे बस की नहीं है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, फीमेल्स को है इशू, मतलब मैथ्स कह लो या फाइनेंस कह लो, उनका इंटरेस्ट कम है, इट्स ओके, विच इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर कोई समझना चाह रही है, या हस्बैंड बैठ के उसको समझाए और वो पेशेंस लूज ना करे अगर उसको कोई एक बात नहीं समझ में आई है। टेक टाइम, हो सकता है उसे वो फाइनेंसेस एक डिस्कशन में समझ में आए, 2 में आए, 3 में आए, 5 में आए। छोड़ना नहीं है ना, पार्टनर्स है ना, ऐसे कैसे छोड़ दिया कि छोड़ो तुम्हारे बस का नहीं है। तो डोंट से तुम्हारे बस का नहीं है, बैठ के समझाओ, उसे समझ में आएगी। और ये बात दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, कौन रहेगा, कौन लंबा जिएगा, कोई नहीं जानता। इससे दोनों को फाइनेंसेस पता होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जब अगर फाइनेंशियल ये सिक्योरिटी आ जाएगी तो फिर फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे, अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो। क्योंकि मैंने भी, हमने ऐसे हम दोनों ने साथ में कई जगह देखा है ऐसा, फैमिली में पार्टनर को, हस्बैंड को कुछ हुआ बाय चांस, और बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वाइफ को कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ है, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस के पेपर कहाँ रखे हैं, अकाउंट कहाँ पर है, पैसा पर्सनली किसको दिया, इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली फीमेल को ओनरशिप लेनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि आई नो अबाउट फाइनेंसेस, और क्योंकि भैया फैमिली चला रही है, घर चला रही है, तो उनको पता है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि उनको अपने फाइनेंसेस का, आजकल क्या होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं, तो मतलब अलग अलग भी काम कर रहे हैं, पैसे तो हस्बैंड नहीं संभालता है, वाइफ के पैसे भी हस्बैंड नहीं संभाल रहा है। ये बहुत गलत है। मतलब आप कॉन्फिडेंस आपको भी खुद के अंदर नहीं है, और आपको भी लगता है कि नहीं, दे कैन हैंडल बेटर, व्हिच इज फाइन, हो सकता है, करेक्ट, लेकिन क्या आपको पता है? एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मेल जो नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो बहुत सारे ना उल्टे सीधे खर्चे करते हैं, गैजेट्स खरीदने में, अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में, बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जो कि शायद पूछेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका एक कॉमन गोल है और लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फाइनेंस एक ऐसा मैटर है जो मुझे लगता है कि एक फैमिली में 60-70% वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अनहैप्पीनेस का वो है फाइनेंसेस का ना होना, पैसों का ना होना। अग्री है ना? अगर इसको बैठ के अगर सॉर्ट किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है। एक चीज जैसे अब आपने एक बार बात की थी, ट्रस्ट के बारे में हमने बात की। बहुत बार लोग ना दे गेट इनटू, बिकॉज दे अपने आप को बहुत सफोकेटिंग महसूस करते हैं, दे गेट इनटू एक्स्ट्रा अफेयर और बाहर कुछ ना कुछ देखने लगते हैं, कंधा ढूंढने लगता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो इशू है, ये बहुत पेनफुल इशू है। तो लेकिन क्या इसे रिजॉल्व किया जा सकता है? पहला, ये पर्सनल चॉइस है कि आप खुद को चांस देना चाहते हो, आप एक सामने वाले पार्टनर को चांस देना चाहते हो, तो वो है। नो डाउट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बट अगर आप चांस देना चाहते हो और एक दूसरे ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई है, बिकॉज ये समझना पड़ेगा कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है तो उसके 2 रीजन रहे होंगे, जो हमारी जो
चॉइसेस है वो मीट नहीं होती, या तो वो इमोशनल लेवल पे मीट नहीं हुई या वो फिजिकल लेवल पे मीट नहीं हुई। दोनों में से कोई एक ही रीजन होता है जो इंसान बाहर भागता है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई। अब जब आपने समझ लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि गलती हुई है, तब इसका हीलिंग प्रोसेस पॉसिबल है। बिकॉज अगर दोनों ने गलती मान ली और दोनों ने अब सोचा कि ठीक है कि अब हम यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ की, विच इज पॉसिबल, लेकिन वो टाइम लेगी। तो वो दैट हीलिंग इज पॉसिबल, बट दैट विल टेक टाइम। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, इसका रीजन यही अगेन विच आई हैव शेयर्ड, या तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी रही है सामने वाले पार्टनर की, या फिजिकल अनअवेलेबिलिटी रही है सामने वाले पार्टनर की, इसीलिए जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। और इसके अलावा आपने बिना किसी बात के कलेश मचा रखे हैं घर में, तो बात अलग है। बात अलग। मुझे याद है कि आई डोंट नो फ्रॉम किससे मैंने सुना, बट कॉमन फ्रेंड में एक किसी ने बोला कि यार बहुत ऑकवर्ड सा था मेरे लिए वो, बट उन्होंने बोला कि यार बहुत दिन से ना कुछ फन नहीं हुआ है, लेट्स क्रिएट सम फन लाइक दिस। एंड क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइफ में नॉर्मल जा रही है, कुछ फन नहीं आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस चक्कर में लोग अपने रिलेशनशिप पूरे खराब कर लेते हैं, बहुत खराब कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग लाइफ में हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और उनके डिक्शनरी में उस चीज को लेकर माफी नहीं है, माफी नहीं है। दे विल नॉट फॉरगिव। तो ये आई थिंक इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि यार इस बारे में चांस मत लो एक्चुअली। और इसमें क्या ना, व्हाट आई हैव सीन आल्सो कि जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ में कुछ फन चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कपल है, लेट्स से मेल की बात करते हैं। अब एक मेल है या लेट्स से एक फीमेल है, अब उसकी ना एक रूटीन लाइफ है, करेक्ट। वो सुबह उठे, खाना बनाए, या ऑफिस चले गए, बच्चों को देखा, या अगर मेल है तो ऑफिस चले गए, शाम को आए, उनकी लाइफ चल रही है। अब उन्हें ना इस लाइफ में मजा नहीं आ रहा, दिक्कत कोई नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट उन्हें वो मजा नहीं आ रहा, यू नो, बिकॉज वो सोशल मीडिया इतना चल रहा है और दे आर सीइंग कि मेरा दोस्त तो बड़ा खुश है, उसके 2-2 3-3 अफेयर चल रहे हैं, किसी को नहीं पता उसकी लाइफ में, फिर वो गोवा भी घूमने जा रहा है, वो यहाँ भी जा रहा है, वो यहाँ भी जा रहा है, तो उसको लग रहा है मेरी लाइफ से कौन सा फन मिसिंग है, तो मुझे भी अपनी लाइफ में फन चाहिए। तो बहुत सारे रिलेशन ना एवं ही खराब है कि उन्हें लग रहा है ऐसे कैसे, मतलब मेरी बीवी कुछ नहीं बोलती, वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है, वो मुझसे कोई सवाल नहीं करती है ना, वो मेरा फोन चेक नहीं करती, वो मेरे दोस्तों से फालतू बात नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक है। तो लगता है ऐसे कैसे चल सकता है, तो मतलब कि अच्छी वाली लाइफ चल रही है बट कुछ तो खराब करना है। बस बहुत सारे ऐसे जो ये वाले हैं कि सही चल रहा है, उन्हें वो सही समझ नहीं आ रहा, उनको वो ग्राफ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उन्हें वो लाइफ में पता नहीं, आई डोंट नो ऐसा क्या चाहिए, दैट इज द थिंग। और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ना पहले एक्सपीरियंस खराब होते हैं। जैसे मान लो किसी की शादी हुई, लेकिन शादी से पहले खराब एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ और बहुत खराब एक्सपीरियंसेस रहे, तो लोग ट्रस्ट कर भी नहीं पाते आगे जाकर, इनसिक्योर भी रहते हैं। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसके लिए ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मैंने, आपने भी वो कविता सुनी होगी, आपने लाइन जरूर सुनी होगी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की ये लाइन है कि जो बीत गई सो बात गई। तो पहला तो ये समझ लो, जो चला गया वो चला गया, आप उसको वापस मत लेकर आओ। पास्ट वापस नहीं आता, हम लेकर आते हैं, राइट। कोई कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कोई दिन बुरा घटा है, उसे आप ही याद कर सकते हो, वो दिन दोबारा नहीं घटेगा, राइट। किसी दिन आपको चोट लगी, आपको बहुत तकलीफ हुई, वो दिन दोबारा नहीं घटेगा, लेकिन आप उसको याद कर करके उसका दर्द अभी क्यों महसूस कर रहे हो, ये पहले तो हमें समझने की जरूरत है। दूसरा जो है वो एक्सेप्टेंस। एक्चुअली होता क्या है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज रह जाती हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज रह जाती है और जब दोबारा से कुछ ऐसा हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो वो फीलिंग्स ट्रिगर करती है। अब जब वो फीलिंग्स ट्रिगर करती है तो इंसान फिर लड़खड़ाता है कि अगर मैं दोबारा स्टेप इन किया मैंने, तो पहला जैसा ना हो जाए, दोबारा से डिसरिस्पेक्ट ना हो, मुझे छोड़ के ना चला जाए पार्टनर, या कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसकी वो फीलिंग्स ट्रिगर हुई है। तो यहाँ पे मेन इश्यू आता है। इसको समझना क्या है, समझने की क्या जरूरत है कि ये होगा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट एक्सेप्ट and move on, right? तो again I was sharing with someone, अभी किसी तो पॉडकास्ट पे भी मैं शेयर कर रही थी कि आपने मूवी देखी होगी तनु वेड्स मनु की 2, जो तनु वेड्स मनु 2 रिटर्न आई गेस, हाँ, तो उसमें तो जब तनु वेड्स मनु 2 आई तो उसमें उसको सेम वाइफ की शक्ल की पार्टनर मिलती है। जब उस वाले सीन में जब वो उसको प्रपोज करने जाता है तो वो उसको क्या बोलता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में वो एक और बात बोलता है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले भी घोड़ी चढ़ा हूँ, मैंने पहले भी प्यार किया है, मैंने पहले भी शेरवानी पहनी है, ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। तो वो एक्सेप्ट करता है दैट दिस इज हैपेंड विद मी, ये सब कुछ नया नहीं है। उसके साथ साथ वो जो उसकी पार्टनर होती है वो भी एक्सेप्ट करती है, राइट, कि उसका जो भी पास्ट था, जो भी था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं। तो फिर वो शादी की बात आगे करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सेप्ट। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मोर देन 50% जंग जीत ली एक्सेप्ट करते। नाउ यू हैव टू लेट गो एंड मूव ऑन। अब लेट गो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप लेट गो में आप चाहे लिख के फाड़ के फेंक दीजिए, फोटो जला दीजिए,
दीजिए या उसको एक लेटर लिख के पानी में बहा दीजिए। लेट गो करने के बहुत सारे तरीके हैं। और अगर आप जब आपने लेट गो कर लिया, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज यू नीड अ हीलिंग फॉर सेल्फ। वो सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। और सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी किया है, दैट इज अ प्रैक्टिस, अ हवाइन प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो। इट्स अ हीलिंग प्रेयर। तो आपको सबसे पहले खुद को हील करने की जरूरत है। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना गलती हो गई, अब आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो प्रैक्टिस। इसमें हम 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। तो पहला फ्रेज इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई है, क्योंकि 50% से ज्यादा काम वही हो जाता है जब आप एक्सेप्टेंस ले आते हो। कहते हैं ना, चोर जब बोलता है मैंने चोरी की है, उसे एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने चोरी किया, तो आधा तो उसका जो गिल्ट था वो वही उतर गया। अब उसकी सजा उसे क्या मिलेगी वो बात की बात है। तो या मैंने कोई गलत काम किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई एम सॉरी मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने गलती करी है। नाउ प्लीज फॉरगिव मी। तो अब मैं एक हीलिंग जर्नी पे जा रही हूँ, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू, थैंक यू, बिकॉज अब मैं जर्नी पे जा रही हूँ तो आप मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत कुछ अच्छा लाइफ में आने वाला है, और जो आने वाला है उसके लिए एडवांस में आई लव यू या थैंक यू जो है, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।